वैज्ञानिक हमेशा से ही ये समझने की कोशिश करते रहे हैं कि इस विशाल यूनिवर्स में हमारी जगह एक छोटे से कण जितनी क्यों है। लेकिन यूनिवर्स का एक और हिस्सा है जिसे हमें खोजना है, एक ऐसी अजीब दुनिया जहां हम खुद जायंट्स हैं, यानी वेरी स्मॉल की दुनिया। ये मैटर की गहराई में जाने का एक सफर है, इतिहास के सबसे बड़े रैबिट होल में उतरने का सफर। ये बिल्कुल संभव है कि हमारे डेटा के हाई एनर्जी सिरे पर अभी भी हम कभी कभार छोटे मिनिएचर ब्लैक होल्स बना रहे हों। ये एक ऐसा सफर है जो आपकी आंखों से ओझल है, एटम से भी छोटा है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। चीजें जितनी फंडामेंटल होती है, उनके अंदर देखना उतना ही दिलचस्प होता है। एक ऐसी वंडरलैंड की तरफ जो रियलिटी से बहुत दूर जाती है। ग्रेविटी एक्स्ट्रा डायमेंशंस में लीक हो रही है। ये यूनिवर्स के सबसे छोटे स्ट्रक्चर तक नीचे जाता है। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि स्पेस टाइम उतना स्मूथ नहीं होगा जितना हम सोचते हैं, बल्कि एक कैपुचिनो के फोम जैसा होगा। सबसे छोटी चीजों को खोजने का ये सफर हमें किसी दूसरे यूनिवर्स में भी ले जा सकता है। लेकिन फिर जब आप उस स्केल तक पहुंच जाते हैं तो शायद पूरा यूनिवर्स आपके हाथ में हो सकता है। और रैबिट होल के आखिर में हमें ये पता चल सकता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत सारों में से सिर्फ एक है। विज्ञान शो पेश करता है हाउ स्मॉल इज द यूनिवर्स। कैनरी आइलैंड्स के एक बुझे हुए वोल्केनो के ऊपर मैजिक नाम का एक अजीब टेलीस्कोप पहरा दे रहा है। ये कॉस्मोस में होने वाले सबसे जोरदार एक्सप्लोजन्स पर रिस्पॉन्ड करने के लिए 10 सेकंड के स्टैंड बाय पर रहता है। अपने लेजर अलाइंड पैनल्स की मदद से ये उन कॉस्मिक रेज के फॉलआउट को पकड़ता है जिन्होंने यूनिवर्स का आधा सफर तय किया है। और ये फिजिसिस्ट्स को एक ऐसे सवाल का जवाब देने में मदद कर रहा है जो हमेशा से रहा है। आखिर में सवाल आता है कि हम क्यों मौजूद हैं? न सिर्फ हम इंसान के तौर पर, बल्कि ये प्लैनेट, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स क्यों मौजूद है? और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स क्यों मौजूद है, तो आपको बहुत बड़े की तरफ नहीं, बल्कि बहुत छोटे की तरफ देखना होगा। पता चलता है कि यूनिवर्स को जैसा है वैसा होने के लिए और हमें इसमें बैठकर उसे देखने के लिए कुछ पैरामीटर्स को बहुत ही बारीकी से एडजस्ट किया जाना जरूरी था। इसलिए मुझे लगता है कि ये समझना कितना इम्पोर्टेंट है कि लॉज ऑफ नेचर कैसे काम करते हैं। और मैजिक के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये असल में टेलीस्कोप है ही नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े माइक्रोस्कोप का आई पीस है। ये उन इनक्रेडिबल टूल्स में से एक है जो वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज की खोज के लिए बनाए हैं। इसे देखिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के चारों ओर घूम रहे हैं। हमारे यूनिवर्स के सबसे दूर और जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता ऐसे हिस्से को खोजना हमारे महान वैज्ञानिकों के दिमाग को चैलेंज कर रहा है। बहुत अच्छा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या मैं वहां पहुंच रहा हूँ? जैसे जैसे आप और छोटा देखते जाते हैं, कोई नहीं जानता कि इसका कोई अंत होगा भी या नहीं। खैर, मेरे साथ आप अगली लेयर को खोजने का और ज्यादा दृढ़ संकल्प देखेंगे। मुझे जल्दी एक बड़े कोलाइडर की जरूरत पड़ने वाली है। यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज की तलाश स्पेस और टाइम की मूल नेचर के बारे में हमारी समझ को चैलेंज कर रही है। हाँ, ये रहा। ये सबसे छोटा टुकड़ा है। ये सबसे छोटी चीज है ना? बढ़िया एनालॉजी।
यूनिवर्स के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की खोज विज्ञान की सबसे पुरानी खोजों में से एक है। करीब 1000 सालों से जर्मनी में आकेन की सड़कों पर यह पुराना कैथेड्रल खड़ा है, जो पत्थर और कांच का एक टिकाऊ मॉन्यूमेंट है। लेकिन अगर आप बहुत नजदीक से देखें तो चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। प्रोफेसर योआकिम मेयर दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। जब आप दुनिया को स्टफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम्स की तरह देखते हैं तो वो अजीब बदलावों को देखते हैं जो सामने आते हैं। जहां आपको या मुझे लाल रंग दिख सकता है, वहां वो सोना देखते हैं। आपके दिमाग में दो हिस्से हमेशा काम करते हैं। जब आप एक इंसान के रूप में और साथ ही एक साइंटिस्ट के रूप में आते हैं तो आप इस बात से स्टन्ड हो जाते हैं कि इन पुराने जमानों में लोगों ने क्या बनाया है, और फिर आप खुद से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया। अगर आप उदाहरण के लिए इन कांच की लकड़ियों को देखें तो ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कुछ रंगों में असल में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल से सबसे टिकाऊ लाल रंग बनता है जिसे बनाया जा सकता है, और ये हमारे लिए आज भी एक चमत्कार है कि उन पुराने जमानों में लोगों ने कैसे पता लगा लिया कि लाल रंग बनाने का ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। लाल रंग सिर्फ एक इल्यूजन है जो सोने के एटम्स के छोटे छोटे गुच्छों और हम यानी कि जायंट्स जो कि लाल कलर देखते हैं के बीच स्केल के बड़े अंतर के कारण होता है। और यही एक वजह है कि वैज्ञानिकों को सबसे छोटे स्केल्स तक पहुंचने की धुन सवार है, जहां चीजें सिर्फ छोटी नहीं होती बल्कि वे बदल जाती हैं। साइंटिस्ट ने लंबे समय से सोचा है कि हमारे मैटर के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, और आप अपने आसपास ब्यूटीफुल मैटर्स देख सकते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर कितने छोटे हैं? अगर हम एक इंसान के परिचित स्केल से शुरू करते हैं और 10 टाइम्स नजदीक जूम करते हैं तो हम एक चेहरे के साइज तक पहुंच जाते हैं। एक बार फिर 10 टाइम्स मैग्नीफाई करें और हम एक आंख के आइरिस को देख रहे होंगे। 100 गुना नजदीक हम एक इंसान के बाल को देख सकते हैं जिसे 10,000 गुना मैग्नीफाई किया गया है। माइक्रोस्कोप ने ऐसी दुनिया को दिखाया है जो लाइट की वेवलेंथ से भी छोटी है, लेकिन अकेले एटम्स को देख पाने की क्षमता हाल तक एक सपना ही थी। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बड़े और ज्यादा पावरफुल हुए, उन्होंने हमें और भी छोटे स्केल्स में झांकने की इजाजत दी। एटम्स का आइडिया सबसे पहले पुराने ग्रीक्स को आया था। 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने साबित किया कि वे मौजूद हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में ही हम उन्हें सच में देख पाए हैं। और अब इन दरवाजों के पीछे योआकिम मेयर के पास एक ऐसी मशीन है जो हमें सबसे अच्छा व्यू देती है। ये एक बड़े कॉफी मेकर जैसा दिखता है। तो ये हमारा नया पीको इंस्ट्रूमेंट है जिसे लगभग 1 साल पहले इंस्टॉल किया गया है, और क्रोमेटिक एबरेशन के लिए अपने खास नए करेक्टर के साथ ये सच में एक बहुत ही यूनिक मशीन है जो हमें नई पॉसिबिलिटीज देती है। मुझे लगता है कि इसकी नई कैपेबिलिटीज के साथ हम इसे दुनिया का सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मानते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होने के नाते पीको अपने आसपास की चीजों के लिए बहुत सेंसिटिव है। यहाँ तक कि इंसान के शरीर की गर्मी भी इसे परेशान कर सकती है। इसलिए इसे दूर से ऑपरेट किया जाता है और इंसानों से सुरक्षित रूप से अलग होकर ये बहुत छोटे की रहस्यमय दुनिया को सामने ला सकता है।
हम अपनी जांच बहुत छोटे मैग्निफिकेशन से शुरू करते हैं, जो एक लाइट माइक्रोस्कोप से आप जो सबसे बड़ा मैग्निफिकेशन पा सकते हैं उसके बराबर है। इस मैग्निफिकेशन पर एक इंसान के बाल का डायमीटर लगभग इतना बड़ा होगा। और अब हम मैग्निफिकेशन में कम से कम 1000 गुना ज्यादा आगे जा सकते हैं। और अब हमें स्ट्रक्चर दिखना शुरू होता है। असल में ये काले डॉट्स अकेले गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं। और अब आप अकेले एटम्स को देख सकते हैं जैसे वे इस अकेले नैनो पार्टिकल्स में दिखते हैं। तो हम स्ट्रक्चर में लगे हुए अकेले एटम्स को देखते हैं। अब ये सोचना मुश्किल है कि मैटर के ये डॉट्स सच में कितने छोटे हैं, लेकिन सोचिए कि हम में से हर एक में लगभग 7 बिलियन 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 एटम्स होते हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स में स्टार्स की संख्या से भी ज्यादा है। सीधे तौर पर कहें तो पीको दुनिया का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है। चीजों को बिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करने के बाद हम उन अकेले एटम्स को देख सकते हैं जिनसे यूनिवर्स की हर चीज बनी है। यह सबसे छोटी चीज है जिसे हम देख सकते हैं। शायद यह सबसे छोटी चीज भी हो जिसे हम कभी देख पाएंगे। ये एटम्स तसल्ली देने वाले लगते हैं, जैसे आप उम्मीद करेंगे स्टफ की ठोस गोल गेंदें, लेकिन यह महज एक इल्यूजन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक एटम सच में कैसा दिखता है, तो आपको देखने का एक बिल्कुल नया तरीका चाहिए। प्रोफेसर एंडी पार्कर उन चीजों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी ने आज तक नहीं खोजी है। एटम को देखने का तरीका यह है कि कोई चीज तेजी से चलाएं और उसको तोड़ दें और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में देख लें। वो फिजिक्स के इतिहास के सबसे महंगे एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी। 17 मील लंबा और जमीन से 100 मीटर नीचे ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर पार्टिकल एक्सेलरेटर है, द लार्ज हेड्रन कोलाइडर। ये रिंग उन अपार्टमेंट ब्लॉक्स के पीछे से होता हुआ जाता है और फिर उस दिशा में लगभग 5 मील दूर हॉराइजन तक जाता है। पहाड़ों के नीचे से घूमकर यहाँ आता है और फिर इन इमारतों के पास से घूमकर वापस पॉइंट 1 पर चला जाता है। लेकिन एक बार जब आप एटम के अंदर देखना शुरू करते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा दिखता है। लोग हमेशा एटम्स को बिलियर्ड बॉल्स की तरह सोचते हैं। उन्होंने एटम्स की ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिनमें एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन एक बड़े न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, और ये एक पूरी तरह से गलत तस्वीर है। अगर आप एक एटम को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के आकार जितना बड़ा कर दें तो वो उस दिशा में 5 मील दूर तक होगा। उस पूरे लैंडस्केप पर तो न्यूक्लियस लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, इस टेनिस बॉल के आकार का। तो एटम का सारा मास, सारा वजन इस छोटे से न्यूक्लियस से भरा हुआ है और उसके आसपास की पूरी जगह खाली है, सिवाय उन कुछ इलेक्ट्रॉन्स के जो चारों ओर भिनभिनाते हैं। ठोस होने का इल्यूजन चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के फजी क्लाउड से आता है, लेकिन वे अकेले लगभग कुछ भी नहीं मापते और कोई जगह नहीं घेरते। न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए आपको 1,00,000 गुना और छोटा जाना होगा, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एक फिजिंग बॉल है। LHC में चैलेंज ये है कि प्रोटॉन्स को टुकड़ों में तोड़कर उनके अंदर देखा जाए। ये असल में ब्रूट फोर्स और इग्नोरेंस है। आप दो चीजें लेते हैं जो बहुत बड़ी और छोटी है। आप शुरू से नहीं जानते कि उनके अंदर क्या है और आप उन्हें जितना जोर से हो सके एक साथ मारते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और क्योंकि आप सच में नहीं जानते कि अंदर का इलैबोरेट स्ट्रक्चर क्या है, ये दो घड़ियों को टकराने और फिर जो गंदगी होती है उसे उठाकर ये पता लगाने जैसा कि घड़ी कैसे काम करती है।
आप इसे बारीक तरीके से नहीं कर सकते। प्रोटॉन को हिस्सों में तोड़ने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं है और अंदर क्या है इसका कोई प्लान नहीं है, इसलिए आपको बहुत जोर से मारना पड़ता है। फिर टुकड़े बाहर निकलते हैं और उनसे हमें पता लगता है कि प्रोटॉन को बनाने वाले सभी कॉक्स और गियर व्हील्स कैसे फिट होते हैं। प्रोटॉन कोलिजन से निकले डेब्री को एटलस नाम की एक बहुत बड़ी मशीन से पहचाना जाता है। सारी दिलचस्प चीजें केंद्र में होती हैं, जहां पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। ये इंजीनियरिंग मॉकअप असल मशीन का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है और इसके बीचों बीच लगा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट वो हिस्सा है जिसे एंडी ने बनाया है। तो मैं एटलस के मॉकअप के बीच में हूँ और यहाँ सारा एक्शन होता है। बीम्स दोनों सिरों से यहाँ केंद्र से होकर अंदर आती है। ये जगह डिटेक्टर से भरी होगी, लेकिन बीम पाइप एकदम बीच से गुजरती है और जो पार्टिकल्स लगभग स्पीड ऑफ लाइट पर वैक्यूम में सफर कर रहे होते हैं, वो ठीक यहीं एक दूसरे से सामने से टकराते हैं और अपना काम करते हैं और फिर सारा डेब्री बाहर उड़ता है और ये डिटेक्टर लेयर से गुजरता है। और ये वही डेब्री है जिसका इस्तेमाल हम कोलाइजन को फिर से बनाने के लिए करते हैं, जो ठीक यहाँ बीच में होता है। और जब आप एक प्रोटॉन को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो आप पाते हैं कि ये भी ज्यादातर खाली जगह ही है। ये क्वार्क्स कहे जाने वाले 3 छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना है, लेकिन एक क्वार्क के साइज तक पहुंचने के लिए हमें 1000 गुना और छोटा जूम करना होगा। एटम की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शुरुआती मशीनों में से एक बबल चैम्बर्स थीं, जिन्होंने मैटर के केंद्र की बेहतरीन पिक्चरें दी। आप यहाँ बबल चैम्बर के लिक्विड में अचानक पार्टिकल्स का एक्सप्लोजन देखते हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक न्यूट्रिनो ने वहाँ एक एटम न्यूक्लियस से टकराकर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया है और हम पार्टिकल्स को उड़ते हुए देखते हैं। और वो एंटी मैटर है, वो प्योर एनर्जी से बने मैटर और एंटी मैटर है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल इमेज। तो ये वो मैप है या मैप का वो हिस्सा है जो नेचर कर सकती है। तो ये यूनिवर्स के मैप का हिस्सा है। लेकिन अब 80 सालों तक तोड़ने फोड़ने के बाद ये मैप पूरा हो गया है। 2012 की गर्मियों में LHC के साइंटिस्ट्स ने मशहूर हिग्स पार्टिकल की खोज का अनाउंसमेंट किया। ये स्टैंडर्ड मॉडल कहे जाने वाले पजल का आखिरी टुकड़ा है। 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक समूह जिसमें क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं, जिनसे वो सब कुछ बना जिसे हम जानते हैं। लेकिन एंडी जैसे फिजिसिस्ट के लिए ये कहानी का अंत नहीं है। सबने हिग्स के बारे में सुना है, लेकिन कहानी उससे कहीं आगे जाती है। असल में मेरी मुख्य इंटरेस्ट हिग्स से परे है। किसी भी महान एक्सप्लोरर की तरह एंडी भी इससे संतुष्ट नहीं है कि ये सफर का अंत है। खोजने के लिए अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम एटलस मेन कंट्रोल रूम में हैं, जहां एक्सपेरिमेंट्स क्रू यानी यहाँ की शिफ्ट क्रू आज डेटा ले रही है। ये डिटेक्टर से आ रहा लाइव डेटा है। कोलाइजन जो अभी हो रहे हैं, कोलाइजन हर सेकंड 40 मिलियन टाइम्स हो रहे हैं। और जैसे जैसे कोलिजन्स की एनर्जी बढ़ती है, एंडी छोटे और छोटे स्केल्स पर देख पाएंगे, यहाँ तक कि तथाकथित फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर भी झांक पाएंगे। मेरे विचार से फंडामेंटल पार्टिकल्स एक भ्रम है। अभी ऐसा लगता है जैसे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट लाइक पार्टिकल्स हैं। हम उनमें कोई साइज नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उनके आसपास की बहुत छोटी दूरियों को माप नहीं पाए। मैं देखना चाहता हूं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, इसलिए हम क्वार्क्स के अंदरूनी हिस्सों की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें जितना जोर से हो सके टकरा कर। यूनिवर्स के सबसे छोटे टुकड़े की खोज में एक हिस्सा ये जानना हो सकता है कि कब रुकना है। हर नई लेयर बड़े रहस्य खोलती है, लेकिन क्या इस खोज का कोई अंत है? या हर छोटी चीज के अंदर एक और एक और है?
शायद सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स में से सबसे ज्यादा जाना पहचाना इलेक्ट्रॉन है। यह हमारी आज की जिंदगी की नींव है, कंप्यूटर से लेकर स्ट्रीट लाइट और टेलीविजन तक। लेकिन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट प्रोफेसर जेरोन वॉन डैन ब्रिक के लिए इलेक्ट्रॉन उतना फंडामेंटल नहीं हो सकता जितना हम सोचते हैं। फिजिक्स में हमेशा यही होता है कि कोई चीज फंडामेंटल लगती है और सिर्फ इसलिए कि हम मानते हैं कि वो फंडामेंटल है। हम अगला कदम उठाते हैं और उसके अंदर क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। जेरोन का विचार यह था कि इलेक्ट्रॉन्स को टुकड़ों में तोड़ने के बजाय वो उनकी प्रॉपर्टीज को स्प्लिट करने का एक अलग तरीका खोज सकते हैं। वही प्रॉपर्टीज जो इसे इतना यूजफुल बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज, स्पिन और ऑर्बिटल। और थियोरेटिकली इलेक्ट्रॉन के उन 3 हिस्सों को स्प्लिट करना बिल्कुल संभव है। अगर आप मैथमेटिक्स करते हैं तो ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं तो ये पूरी तरह अलाउड है। तो सिद्धांत में आप इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कर सकते हैं, कम से कम आप इसे कागज पर कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिस में करना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत है। यहाँ अपना सिर बचाना। द स्विस लाइट सोर्स, 1 मिलियन वॉट का लाइट बल्ब। ये एक इन वैक्यूम अंड्यूलेटर है। स्विस लाइट सोर्स असल में स्विस एक्सरे सोर्स है। हमारे पास डिजिटल बीपीएम सिस्टम है। रिंग के अंदर डॉक्टर अंद्रेयस लूदेका की देखरेख में इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम बेहतरीन एक्सरे लेजर बनाती है। ये एक सुपर कंडक्टिंग कैविटी है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल, हाईली फोकस्ड और संकरी एक्सरे बीम्स में से एक है। बीच में हमारे पास एक हाई इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन के साइज तक जांच करने के लिए ये एकदम सही टूल है। इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग में वो व्यक्ति जिसने एक्सपेरिमेंट को बनाया और चलाया है डॉक्टर थॉर्स्टन श्मिट हैं। तो हम यहाँ तथाकथित ऑप्टिकल हंच में है, जहाँ सभी क्रूशियल ऑप्टिकल एलिमेंट्स जो एक्सरेज के लिए ऑप्टिमाइज्ड मिरर्स हैं और बीम क्वालिटी को आकार देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो रखे हुए हैं। मैं इसे यहाँ देख सकता हूँ। हाँ, तो जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं एक इक्विपमेंट के पास जाता हूँ, उसे देखता हूँ, मैं उसकी तारीफ करता हूँ और फिर मैं वापस जाकर एक कंप्यूटर के पीछे बैठता हूँ या अपना पेन और कागज़ ले लेता हूँ और मैथमेटिक्स करना शुरू कर देता हूँ। मैं सच में नहीं समझता कि बाहर की ये चीज़ें क्या कर रही हैं, और मेरा मानना है कि मुझे यकीन है कि थॉर्स्टन और वे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमारे पास एक्सरेज हैं जो अंदर आ रही हैं और एक सैंपल से टकराती हैं, और फिर हम आखिर में उन एक्सरेज का एनालाइज करेंगे जो सैंपल से फिर से निकलती हैं या बिखर जाती हैं। जब एक्सरे बीम टकराती है तो इलेक्ट्रॉन्स नए क्विज़ाई पार्टिकल्स में बंट जाते हैं। ये पार्टिकल, जिन्हें स्पिनॉन्स, ऑर्बिटन्स और होलॉन्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को ले जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। ये असल में वो पिक्चर है जो पूरी कहानी बताती है। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यहाँ है, ये लाल हिस्सा, और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये वेवी है, और ये वेवीनेस हमें बताती है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्पिनन्स और ऑर्बिटन्स में बट गया। तो ये वो पिक्चर है जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट किया गया है। क्या आप उस पिक्चर पर प्राउड हैं? मुझे इस पिक्चर पर बहुत प्राउड है। तो इलेक्ट्रॉन को इन 3 अलग अलग पार्टिकल्स में स्प्लिट किया जा सकता है, लेकिन सच में जब आपके पास वे पार्टिकल्स हों तो आप इनके साथ क्या कर सकते हैं? इसका कोई अच्छा जवाब मेरे पास नहीं है।
बस ये कूल है कि इलेक्ट्रॉन को बनाया जाए जो इतना फंडामेंटल है, जो इतना हिस्सा है। ये पहला फंडामेंटल पार्टिकल है जिसे खोजा गया था, उसे उसके 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हुए देखना, यही वो चीज है जो मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में पसंद है। इलेक्ट्रॉन को एक तरह से 3 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया गया है, लेकिन ये इस बात का एक माप है कि ये चीजें कितनी अजीब हैं कि इसे अभी भी फंडामेंटल माना जाता है। इस स्केल पर हमें बस ये एक्सेप्ट करना होगा कि नियम बहुत अजीब हो जाते हैं, और अगर हम और भी नीचे पहुंचते हैं तो हो सकता है हमें पूरी रूल बुक को ही फेंकना पड़े। वापस LHC पर हिग्स से बहुत आगे, क्वार्क के अंदरूनी हिस्सों से भी छोटा, एंडी पार्कर का मानना है कि एटलस कुछ ऐसा दिखा सकता है जो इस छोटे स्केल पर सच में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी इमारत यहाँ एटलस पिट के ऊपर है। 100 मीटर सीधा नीचे डिटेक्टर है जो अभी काम कर रहा है, इसलिए सेफ्टी रीजन से हमें इमारत के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो यूनिवर्स की सबसे डरावनी चीजों में से एक बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, एक ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा मजबूत है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जरा बच के। एक ब्लैक होल का एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल बनाने के लिए एक इम्प्लोडिंग स्टार के पूरे मास को एक छोटे शहर की जगह में जमा करना पड़ता है। वे आमतौर पर बहुत बड़े होते हैं और गैलेक्सीज के केंद्र में रहते हैं। फिर भी एंडी पार्कर यहां सर्न में कुछ फोटॉन्स का उपयोग करके एक माइक्रो ब्लैक होल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल संभव है कि हमारे हाई एनर्जी डेटा के सिरे पर अभी भी हम कभी कभार छोटे मिनिएचर ब्लैक होल्स बना रहे हो। प्रोटॉन्स हमारे नीचे टकरा रहे हैं, वो एक साथ आते हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है और ग्रेविटी एनर्जी की परवाह करती है। जहाँ तक ग्रेविटी का सवाल है, ये मास जैसा ही है। इसलिए यदि आप थोड़ी सी जगह में बहुत एनर्जी डालते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, तो आप संभवित रूप से क्वांटम साइज्ड ब्लैक होल बना सकते हैं। एक बहुत बहुत छोटा ब्लैक होल। ये स्थिर नहीं होगा, ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा और प्लैनेट को नहीं खाएगा। ये रेडिएशन के एक पफ में गायब हो जाएगा। हम उस रेडिएशन के पफ को अपने डिटेक्टर में देखेंगे। इन माइक्रो ब्लैक होल्स को बनाना केवल तभी संभव हो सकता है जब ये कम से कम प्रोटॉन से 20,000 गुना छोटे हों। जब बहुत बहुत छोटे लेवल पर हम ये खोज करें कि ग्रेविटी रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और इससे परिचित दुनिया के बारे में हमारा नजरिया बदल जाएगा और ये हर उस चीज को चैलेंज करेगा जिसे हम सब सच मानते हैं कि हम 3 डायमेंशनल स्पेस की दुनिया में रहते हैं। तो ये एक पूरी तरह से साधारण 3 डायमेंशनल वर्ल्ड लगता है। मेरे पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं। मैं आगे और पीछे, अगल बगल, ऊपर नीचे से जा सकता हूँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो अगर मैं उस टावर पर ऊपर जाना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए, तो मैं बगल में जाता हूँ, मैं आगे जाता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। केवल यही पॉसिबिलिटीज लगती हैं। लेकिन जरूरी नहीं। अगर हम एक एक्स्ट्रा डायमेंशन को जादू से बुला सकें तो यह समझा जा सकता है कि छोटे स्केल पर सुपर ग्रेविटी कैसे मिलती है। क्योंकि हालांकि ग्रेविटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूत लगती है, लेकिन ये असल में काफी कमजोर है। ग्रेविटी एक पहेली है। ये अन्य फोर्सेस से बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है। असल में अन्य फोर्सेस से मिलियन 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 टाइम्स कमजोर है। ये हमें मजबूत लगती है, ठीक है। मुझे किनारों पर ग्रेविटी के खींचने से असहज महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पूरा प्लेनेट मुझे खींच रहा है। दुनिया को एक साथ रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही अन्य फोर्सेस, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स शामिल है, सभी ग्रेविटी से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। तो एक छोटा सा मैग्नेट है और ये चाबी पूरे प्लेनेट के सभी एटम्स द्वारा केंद्र की ओर खिंच जाने से रुकी हुई है। और एक कमजोर सा छोटा सा मैग्नेट पूरे प्लेनेट की ग्रेविटी को बहुत आसानी से हरा सकता है। अब ग्रेविटी इतनी कमजोर क्यों है?
खैर, एक संभव एक्सप्लेनेशन ये है कि असल में कमजोर नहीं है, ये अन्य फोर्सेस की तरह ही मजबूत है, लेकिन हम इसका कुछ हिस्सा मिस कर रहे हैं और ग्रेविटी एक्स्ट्रा डायमेंशंस में लीक हो रही है। और इसलिए जब हम ग्रेविटी की ताकत का कैलकुलेट करते हैं तो हम केवल उस हिस्से को देखते हैं जो 3D में है। हमारी ज्यादातर ग्रेविटी चौथी डायमेंशन में लीक हो रही होगी। हमें बस बचा हुआ हिस्सा मिलता है। ये ग्रेविटी की कमजोरी को समझा सकता है, लेकिन ये चौथी डायमेंशन कहाँ छिपी हो सकती है? खैर, अगर कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन है तो ये हर जगह है। सवाल ये है कि हम इसे क्यों नहीं देख सकते। अन्य सभी डायमेंशंस में हम इन दिशाओं में इंफिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन शायद चौथी डायमेंशन को ना देख पाने का कारण ये है कि ये असल में कर्ल्ड अप है। अगर आप इसमें जाते हैं तो आप एक छोटे से गोले में घूमकर वापस खुद पर आ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अर्थ पर एक सतह पर काफी दूर तक सफर करते हैं तो आप वहीं वापस आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे स्केल पर होगा। एक एक्स्ट्रा डायमेंशन को छिपाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये सब स्केल का मामला है। एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसे उन लोगों के लिए देख सकते हैं जो एक सपाट दुनिया में रहते हैं। अगर हम नीचे के लोगों को देखते हैं तो वो एक ऐसी सतह पर घूम रहे हैं जो लगभग सपाट है, और इस बड़ी दूरी से ऊपर देखने पर ये पूरी तरह सपाट दिखता है। और वे घूमते हैं, वे ऊपर और नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वो उड़ नहीं सकते। बहुत ऊंचाई से छोटे लोग 2 डायमेंशन में रहते हुए लगते हैं, लेकिन अगर हम चींटी जैसे लोगों के समान स्केल पर जूम करें तो आपको पता चलेगा कि वे असल में ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम काफी छोटे स्केल तक पहुंच सकें तो हमें पता चल सकता है कि एक चौथी डायमेंशन भी है, कर्ल्ड अप। ये एक अजीब थियरी लग सकती है, लेकिन अगर एंडी अपने छोटे ब्लैक होल्स को ढूंढ लेते हैं तो ये सब सच होगा। अगर हमें LHC में ब्लैक होल्स के एविडेंस देखते हैं तो एब्सोल्युटली अमेजिंग होगा, क्योंकि ये हमें बताता है कि ग्रेविटी, जनरल रिलेटिविटी और बाकी चीजों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सही नहीं है। तब आपने ये साबित कर दिया होगा कि दुनिया 3 डायमेंशनल नहीं है बल्कि 4 डायमेंशनल या उससे ज्यादा है। और आपने लैब में ब्लैक होल बनाया होगा, तो आपको लैब में एक ब्लैक होल बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। आपको जनरल रिलेटिविटी को गलत साबित करने के लिए नोबेल प्राइज मिलता है, और आपको ये साबित करने के लिए नोबेल प्राइज मिलता है कि यूनिवर्स मल्टी डायमेंशनल है। ये कितना कूल है। यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज को खोजने के हमारे सफर में चीजें वाकई में बहुत अजीब हो गई हैं। हम एक रैबिट होल में एक अजीब वंडरलैंड में गोता लगा चुके हैं, जहां एक्स्ट्रा डायमेंशंस मुड़ी हुई और हमारी नजर से छिपी हो सकती है। लेकिन ये तो अजीबो गरीबी की बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम और भी छोटे देखते हैं, लार्ज हेड्रन कोलाइडर की पहुंच से भी आगे, तो हमें केवल थियरी पर भरोसा करना पड़ता है। प्रोफेसर माइकल ग्रीन फिजिक्स के सबसे अजीब थियरीज में से एक के संस्थापक फादर हैं। एक थियरी जो हमें बताती है कि यूनिवर्स स्ट्रिंग्स से बना है। स्ट्रिंग थियरी काफी सरलता से शुरू होती है, लेकिन ये कुछ हैरान कर देने वाले निष्कर्षों तक ले जाती है। फंडामेंटल पार्टिकल्स पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स होने के बजाय अब स्ट्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल के 17 पार्टिकल्स के बजाय सब कुछ एक ही चीज से बना है, स्ट्रिंग्स का एक अविश्वसनीय रूप से छोटा लूप। एक स्ट्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसे एक पॉइंट से अलग बनाती है वो ये है कि ये वाइब्रेट कर सकती है, और वाइब्रेशन से अलग अलग तरीकों को अगर आप चाहें तो अलग अलग नोट्स को अलग अलग तरह के पार्टिकल्स के रूप में देखा जाता है। ये लगभग म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स जैसा है। ये एक ब्यूटीफुली नीट आइडिया है।
वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से निकलने वाला हर नोट एक अलग पार्टिकल बनाता है। हालांकि एक या दो समस्याएं हैं। ये स्ट्रिंग्स इतने छोटे हैं कि किसी ने भी दूर दूर तक स्ट्रिंगी जैसी कोई चीज नहीं देखी है। किसी के नजरिए के आधार पर इन स्ट्रिंग्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है उन स्केल्स से जो एक न्यूक्लियस के साइज के अ मिलियंथ जितने हैं, उन स्केल्स तक जो उससे बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं। अगर स्ट्रिंगी थियरी सच साबित होती है तो एक स्ट्रिंग यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज होगी। मुश्किल यह है कि जब एक बार हम इतने छोटे हो जाते हैं तो छोटे और बड़े की पूरी नोशन पूरी तरह से उलट सकती है। मान लीजिए कि ये क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स वे पार्टिकल्स हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल बनाते हैं। अब हमारे पास एक समस्या है, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि वो किसी छोटी चीज से बने हैं तो ये ठीक है, आपको अंदर कुछ छोटा मिलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी जैसी थ्योरी में बिलीव करते हैं तो छोटेपन का नोशन अब पहले जैसा नहीं रहता। मैं असल में वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, ये उससे भी छोटा है और उससे भी छोटा एक और है। मेरे पास एक छोटा सा स्पेक है, तो ये सबसे छोटी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन फिर बेशक जब आप इस स्केल तक पहुँच जाते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपके हाथ में हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स खुद भी इसी स्केल की किसी चीज़ से शुरू हुआ था और एक्सपैंड होकर वो सब कुछ बन गया जिसे हम जानते हैं। तो ये चीज़ जिसे आप सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट मानते हैं, असल में वो चीज़ हो सकती है जिसमें हम सब समाये हुए हैं। तो ये नोशन ऊप्स, मैं वहाँ पहुँचा भी नहीं था। मैंने उसे गिरा दिया, मैंने छोटे यूनिवर्स को गिरा दिया। ये नोशन की सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है इस बयान से विरोधाभासी रूप से अलग नहीं है कि ये पूरा यूनिवर्स भी हो सकता है। स्ट्रिंग थियरी कुछ शैतानी रूप से कॉम्प्लेक्स मैथ्स पर आधारित है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए यह थियरी सिर्फ एक नई डायमेंशन को नहीं बताती, बल्कि कहती है कि हम 11 डायमेंशनल हाइपर स्पेस में रहते हैं। अगर आप ठीक बता सकें कि ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस कैसे कर्ल्ड अप हैं, तो आप यूनिवर्स की हर चीज की सही नेचर का वर्णन कर पाएंगे। पर मुश्किल यह है कि उन्हें कर्ल्ड अप करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी के इक्वेशंस में बहुत बड़ी संख्या में सॉल्यूशंस हैं, एक बहुत बड़ी संख्या, जिनमें से कोई भी लॉज ऑफ फिजिक्स अपनी तरह के पार्टिकल्स और अपनी तरह के फोर्सेस के साथ एक संभव यूनिवर्स का वर्णन कर सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी के सॉल्यूशंस को इस पूरे समूह की लैंडस्केप स्ट्रिंग थ्योरी कहा गया है। लैंडस्केप में हर पीक एक अलग सॉल्यूशन को दिखाता है, एक अलग संभव यूनिवर्स। लेकिन हर एक के मौजूद होने की संभावना अगले जितनी ही है। इनमें से ज्यादातर सॉल्यूशंस ऐसे यूनिवर्स का वर्णन करेंगे जो पूरी तरह से अब्सर्ड है। आमतौर पर वो ऐसे होंगे जो अस्तित्व में आए और या तो बहुत कम समय के बाद में खत्म हो गए, या इस तरह से एक्सप्लोड हुए कि मैटर फट गया और पहले कभी गैलेक्सीज नहीं बनी। ये तथ्य कि हमारा यूनिवर्स गैलेक्सीज बनाने और विकसित होने, प्लैनेट्स बनने और लाइफ बनने और हमारे अस्तित्व में रहने के लिए काफ़ी देर तक मौजूद रहा, हमें बताता है कि हम एक बहुत ही असामान्य यूनिवर्स में रह रहे हैं। लेकिन अगर वे सही सॉल्यूशन ढूंढ सकें, यानी वो एक जिसके बाद 500 जीरोस हों, तो हमारे यूनिवर्स की हर चीज के लिए एक साफ एक्सप्लेनेशन होगी। तो दिलचस्प बात यह है कि मल्टीवर्स आइडिया एस्ट्रोफिजिक्स में कुछ समय से हो रहा है, लेकिन उनके पास इसे समझने का कोई थियोरेटिकल वे नहीं है। और फिर स्ट्रिंग थ्योरी आई और दोनों एक हो गए। आप जिस भी तरह देखें, चाहे सबसे बड़े स्केल तक या सबसे छोटे तक, हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं हो सकता है। लेकिन अभी के लिए स्ट्रिंग थियरी एक थियरी बनी हुई है,
जिसके किसी को भी हैरान कर देने वाले प्रेडिक्शंस के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। जैसे जैसे हम स्केल में नीचे देखते हैं, चीजें ज्यादा क्लाउडी होती जाती हैं। स्ट्रिंग्स को देखने का मौका पाने के लिए हमें LHC से मिलियन बिलियन टाइम्स बड़ा एक पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए होगा। तो क्या यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज की तलाश करने वाले एक्सप्लोरर्स के लिए ये लाइन का अंत है? पता चला है कि रैबिट होल का एक अंत हो सकता है, एक अल्टीमेट लिमिट कि हम कितने छोटे जा सकते हैं। और इस अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक तरीका हो सकता है। बस वहां तक पहुंचने का ये एक काफी घुमावदार रास्ता है। डॉक्टर जियोवानी एमिलियो कैमेलिया एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, जिन्हें 12 साल पहले एक आइडिया आया था जो हमें रैबिट होल के नीचे अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है। एक आइडिया जो हमें यूनिवर्स की मूल फैब्रिक पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। स्पेस के 3 डायमेंशंस और टाइम का एक डायमेंशन, जिसे स्पेस टाइम के रूप में जाना जाता है। एक आम इंसान के लिए स्पेस टाइम है। स्पेस टाइम क्या है, कोई जवाब नहीं। हमारे लिए स्पेस टाइम है। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? चैलेंज यह है कि मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे सुनता है वो सोचता है कि स्पेस टाइम को बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर अगर मैं पूछूं स्पेस टाइम क्या है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। स्पेस टाइम, उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या है। भगवान के लिए स्पेस टाइम आप जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं, बस इतना ही वो कह सकते हैं। तो आपकी ऑडियंस सबसे बुरी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर वो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप देखते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत मुश्किल है। अगर हमारे पास स्पेस टाइम का कोई भी नोशन है तो वो ये है कि ये स्मूथ है। हम एक कैफे से दूसरे तक आराम से जा सकते हैं और हमें यकीन हो सकता है कि सफर में कितना समय लगेगा। लेकिन हो सकता है अगर आप काफी छोटे हो जाएं तो ऐसा ना हो। सबसे छोटी अल्टीमेट जगह को प्लैंक लेंथ के नाम से जाना जाता है। ये एक थियोरेटिकल लिमिट है कि कोई चीज कितनी छोटी हो सकती है। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ये अल्टीमेट लेवल हो सकता है। मेरा मतलब है ये वो जगह हो सकती है जहां लॉज ऑफ नेचर को फंडामेंटली लिखा गया हो। लेकिन फिर वही, प्लैंक लेंथ तक पहुंचने के लिए आपको एक क्वार्क से 100 मिलियन बिलियन टाइम्स छोटा देखना होगा। इस सबसे छोटे स्केल पर हमें केवल स्टफ के सबसे छोटे टुकड़े के बारे में ही नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम की मूल नेचर के बारे में भी जवाब मिल सकता है, जिसमें सारा स्टफ मौजूद है। स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से ज्यादा कंसेप्चुअली फैसिनेटिंग और क्या हो सकता है। लेकिन हमारी मौजूदा थ्योरीज अपनी सभी सीमाओं के साथ ये बताती हैं कि जिस प्लैंक स्केल की हम बात कर रहे हैं वहां हमें उम्मीद करनी चाहिए स्पेस टाइम उतना स्मूथ ना हो। हम सोचते हैं बल्कि एक कैपुचिनो के फोम जैसा, और असल में शायद बहुत ही डायनेमिक तरीके से हो। हम इस दुनिया से वास्तव में बहुत बहुत दूर हैं। प्लैंक लेंथ वो जगह है जहां बड़े के नियम और छोटे के नियम एक नशीले मिश्रण में टकराते हैं, जिसे क्वांटम ग्रेविटी कहा जाता है। यह स्पेस और टाइम का एक उबलता हुआ तूफान है, जिसे स्पेस टाइम फोम कहा जाता है, जहां स्पेस और टाइम की मूल फैब्रिक हर दिशा में मुड़ती और घूमती है। ये वो जगह है जहां मॉडर्न फिजिक्स के 2 महान स्तंभ,
जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स आखिरकार मिल जाते हैं। अगर हम समझ पाएं कि यहाँ क्या हो रहा है तो हमें थियरी ऑफ एवरीथिंग मिल सकती है। हम इस दुनिया से वास्तव में बहुत बहुत दूर हैं। फिर भी यूनिवर्स कैसे बनता है, इसके मूल नियम क्या है, जैसे कुछ सबसे कंसेप्चुअली स्ट्राइकिंग सवाल इस दूर के स्केल में मौजूद लगते हैं। तो ये है, एक तरफ हमारे पास ये महसूस होता है कि हम इस तक नहीं पहुंच सकते हैं, और फिर भी ये जगह लगती है जहां हम जिन ज्यादातर जवाबों को खोज रहे हैं वो कहीं छिपे हुए हैं और पता नहीं कहां। फिजिक्स के सभी रास्ते प्लैंक लेंथ तक जाते हैं, लेकिन हाल तक किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि हम इसके बारे में कभी कुछ जान पाएंगे भी या नहीं। ये एक समस्या थी जिसे जियोवानी हल करने के लिए दृढ़ थे और रोम के कैफेज में इंस्पिरेशन और रीएश्योरेंस की तलाश कर रहे थे। मैं कभी नहीं समझा कि एक आइडिया को क्या शुरू करता है, और ये याद दिलाता है कि एक तरह से रीअश्योरिंग है कि ये सब कुछ छोटे के बारे में है, इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअली इम्पोर्टेंट है, लेकिन छोटा है। मैं अभी भी यही हूँ, कॉलिसियम अभी भी वही है। जब आप किसी खास जवाब के पीछे पड़े होते हैं तो आप अक्सर पाते हैं कि जवाब ढूंढने के लिए बस उसी समस्या को एक अलग एंगल से देखने की जरूरत है। ऑफिस से आया है प्रोंतो। 12 साल पहले जियोवानी को एक इंस्पिरेशन आया था कि हम उस तक पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना असंभव है। पिछले एक दशक या उससे ज्यादा समय में हमने ये पता लगाना शुरू किया है कि प्लैंक स्केल के बारे में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन पाना संभव है। एक ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना सकते जो हमें प्लैंक स्केल पर स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर दिखाए, लेकिन हम इस बारे में इनडायरेक्ट एविडेंस पा सकते हैं कि प्लैंक स्केल पर स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कोई भी एक्सप्लोरर आपको बताएगा कि अगर आगे का रास्ता बंद है तो आपको एक नई दिशा में निकलना होगा। सबसे छोटे स्केल पर सीधे नीचे देखने की कोशिश करने के बजाय आइडिया ये है कि सबसे बड़े संभव स्केल तक देखा जाए, यानी पूरे यूनिवर्स को। ये एक ऐसा आइडिया है जो अब रियलिटी बन चुका है, और एक ऐसी तरकीब जिसे अब मैजिक टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहा है। आइडिया यह है कि यूनिवर्स की विशालता को एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर रॉबर्ट वैगनर इस यूनिक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग यूनिवर्स की कुछ सबसे दूर और विनाशकारी घटनाओं को देखने के लिए कर रहे हैं। अच्छी कंडीशंस में, जैसे कि अभी हमारे पास है, हम हर सेकंड 200 गामा रे या कॉस्मिक रे शावर्स रिकॉर्ड करते हैं। अर्थ पर लगातार हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज, गामा रेज की बमबारी हो रही है, जो लाइट का सबसे एनर्जेटिक फॉर्म है। लेकिन रॉबर्ट इनमें से सबसे एक्सट्रीम की तलाश कर रहे हैं, दूर की गैलेक्सीज में टकराने वाले न्यूट्रॉन्स, स्टार्स या फटते ब्लैक होल्स से निकलने वाले गामा रे बर्स्ट्स। गामा रे बर्स्ट्स यूनिवर्स में बहुत वायलेंट इवेंट्स हैं, और उनकी एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक यह है कि हम उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो आसमान में किसी भी समय किसी भी जगह हो सकते हैं। हमें सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ नीचे ट्रांसमिट की जाती है। इसमें लगभग 10 सेकंड्स लगते हैं, और फिर टेलीस्कोप्स पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से उन गामा रे बर्स्ट लोकेशंस पर चले जाते हैं। इन हल्के टेलीस्कोप से हम केवल 20 सेकंड्स के अंदर आसमान में किसी भी पॉइंट पर जा सकते हैं।
वो बर्स्ट्स 1 से 1000 सेकंड्स के बीच तक चलते हैं। ज्यादातर बर्ड्स का जीवन काल बहुत कम होता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहां होना बहुत एसेंशियल है। इस आश्चर्यजनक इवेंट को देखने के लिए आपको कई रातों के धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। ये वो जगह है जहां मैं ऑब्जर्वेशन के ठीक बाद आता हूँ, और यकीनन यहाँ आकर एक बहुत अलग एहसास होता है। स्क्रीन को देखने से हटकर आप असली आसमान देखते हैं, और असल में इस चीज को हम देख रहे हैं और ढूंढने की उम्मीद कर रहे हैं वो कहीं ऊपर ही है। वो ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज वो बहुत बहुत दूर हैं, लेकिन साथ ही जब आप यहाँ आते हैं आप महसूस करते हैं कि वो रियल है, क्योंकि आप जानते हैं उन स्टार्स से अभी मेरी आंख से टकराने वाले सभी फोटॉन्स वो रियल हैं। हालांकि रॉबर्ट अपनी रातें कॉस्मोस के दूर के हिस्सों को देखते हुए बिताते हैं, वो असल में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स सबसे छोटे स्केल पर कैसे काम करता है। वहां चीजें बहुत बहुत दूर हैं। जिस सबसे दूर की गैलेक्सी को हम देख रहे हैं वो उस समय लाइट फेंक रही थी। जब यूनिवर्स अपनी आधी उम्र का था, लाइट को यहाँ पहुंचने तक 7 बिलियन साल लगते हैं। तो ये एक ऐसी दूरी है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से इमेजिन नहीं कर सकता, है ना। ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। अब उसी समय अगर हम सबसे छोटे स्केल्स तक पहुंचना चाहते हैं तो जिन स्केल्स को हम देख रहे हैं वो उतने छोटे हैं जितनी ये दूरी बड़ी है। इसलिए अर्थ पर हम जो स्केल्स देखते हैं उन पर इन चीजों की इमेजिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रॉबर्ट को एक्सप्लोजन्स में कोई रुचि नहीं है। वे यूनिवर्स में सबसे बड़े पार्टिकल एक्सीलरेटर के रूप में काम करते हैं, जो अर्थ पर हम कभी भी जो हासिल कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। उनकी रुचि इसमें है कि पार्टिकल्स यानी कि इस मामले में फोटॉन्स के साथ क्या होता है जब वो एक स्मूथ एम्प्टी स्पेस दिखने वाली चीज से अपनी 7 बिलियन ईयर्स की यात्रा पर हमारी ओर ट्रैवल करते हैं। लेकिन प्लैंक स्केल पर स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर में कोई भी डिस्टॉर्शन अलग अलग एनर्जीज के फोटॉन्स को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करेगा। असल में ये सड़क पर चल रही कार्स जैसा है। एक बड़ी कार सड़क के बारीक स्ट्रक्चर को महसूस नहीं करेगी, वो बस लुढ़कती जाएगी और सामान्य की तरह ही तेज होगी, जबकि एक छोटी कार जैसे एक मॉडल कार सड़क के स्ट्रक्चर में हर छोटे रिपल को महसूस करेगी। बड़ी कार लो एनर्जी फोटोन होगी क्योंकि सड़क के स्ट्रक्चर या रिपल्स के साथ लगभग कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, जबकि छोटी कार हाई एनर्जी फोटोन होगी क्योंकि वो छोटी है, सड़क के साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस होते हैं और इससे फोटोन धीमा ट्रेवल करता है। स्पीड में अंतर बहुत कम है, लेकिन सफर की लंबाई यूनिवर्स के आधे रास्ते तक इस इफेक्ट को इतना बढ़ा सकती है कि हम इसे देख सकें। हम बस उन फोटोन्स को यूनिवर्स में ट्रैवल करने देते हैं और बेशक वो बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स तक ट्रैवल करते हैं, और केवल इतने लंबे सफर का समय ही इस छोटे से इफेक्ट को हमारे लिए विजिबल बनाता है। यानी इतने लंबे सफर के बाद हम अलग अलग एनर्जीज के फोटॉन्स में कुछ सेकंड्स की दूरी की उम्मीद करते हैं, और बेशक इस देरी को मैजिक टेलीस्कोप से आसानी से मापा जा सकता है। – 2005 में टेलीस्कोप्स को चालू करने के महज कुछ महीनों बाद एक एक्टिव गैलेंटिक न्यूक्लियस में से एक गामा रे आउटबर्स्ट ने मैजिक मिरर्स को गुदगुदी दी, जिससे रॉबर्ट को यूनिवर्स की सबसे छोटी जगह की पहली झलक मिली।
ये पहली बार था जब हमने ऐसा इफेक्ट ऑब्जर्व किया, या अगर सतर्क शब्दों में कहूँ तो ऐसे इफेक्ट का एक हिंट। तो साफ तौर पर हम एब्सोल्युटली स्टंट थे। जल्द ही हमने महसूस किया कि इस डेटा में कुछ है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे ही हम डेटा में गहरा खोदते गए, ये स्पष्ट हो गया था कि अलग अलग एनर्जीज के फोटॉन्स के इंस्ट्रूमेंट पर पहुंचने का समय अलग अलग हो सकता है। उन फोटॉन्स को बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स ट्रैवल करना पड़ा। इफेक्ट सेकंड्स के क्रम में था, शायद 5 सेकंड्स। प्लैंक लेंथ इतना छोटा है कि 7 बिलियन ईयर्स की दौड़ के बाद फोटॉन्स ने सिर्फ 5 सेकंड्स के अंतर से फिनिश किया। यहां 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये कि फोटॉन्स किसी तरह बिना कारण के 5 सेकंड्स के अंतर पर रवाना हुए। दूसरी एक्सप्लेनेशन ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। ये 5 सेकंड्स की देरी यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज की हमारी पहली झलक हो सकती है, स्पेस टाइम में लंपीनेस का पहला एविडेंस। अगर ये सच है तो ये फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों में से एक को तोड़ देगा। सरल शब्दों में कहें तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है, ये फोटॉन्स की एनर्जी पर निर्भर करता है। और ये रेवोल्यूशनरी है क्योंकि ये फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज में से एक है। आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी हाल में स्पीड ऑफ लाइट में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे मेजरमेंट से ये निष्कर्ष कि ऐसा नहीं है, फिजिक्स में काफी बड़ी रेवोल्यूशन लाएगा। मैजिक ऑब्जर्वेशंस हमें स्पेस की सबसे छोटी स्ट्रक्चर्स पर जो इंतजार कर रहा है उसकी एक लुभावनी झलक देते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें यूनिवर्स के पूरे विस्तार का उपयोग करना पड़ा है। बहुत छोटे तक का सफर साइंस के सबसे एपिक सफरों में से एक है। यह हमें उस सीमा से परे ले जाता है जिसे हम देख सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर, जो शायद आखिरकार इतने फंडामेंटल ना हो। एक्स्ट्रा डायमेंशंस और कई यूनिवर्स की एक वंडरलैंड से होकर यूनिवर्स की सबसे छोटी जगह तक, एक ऐसी जगह जो फिजिक्स का चेहरा बदल सकती है।